तो आओ आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिशिएशन क्या होता है आओ समझते हैं, है ना। डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन को हम लोग हिंदी में ह्रास भी कहते हैं, ह्रास। हाँ, है ना। तो डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन होता है कि जब किसी भी एसेट्स को, किसी भी एसेट्स का मतलब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। ऐसा एसेट्स जो कि हम एक साल से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए, है ना, जो कि हम सर्विस मोटिव के लिए खरीदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लेते हैं, अगर हमने स्टॉक खरीदा, क्या खरीदा? स्टॉक खरीदा। तो क्यों खरीदते हैं स्टॉक? स्टॉक को इसलिए खरीदते हैं जितना जल्दी ये स्टॉक बिके और इन कैश हो जाए। जितना जल्दी ये स्टॉक बिके और इन कैश हो जाए, है ना। मतलब क्या हुआ, स्टॉक बिकेगा तब पैसा आएगा, फिर हम नया माल खरीदेंगे, फिर पैसा आएगा, इससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। आप देखे होंगे आपके पिताजी बोलते होंगे कि ये ना इसमें फालतू का पैसा लगा दिए, 6 महीना से माल बिक ही नहीं रहा है, या 8 महीना से ब्लॉक है पैसा इसमें। उसमें क्या हुआ, आपका पैसा जब तक निकलेगा नहीं तो आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, है ना। तो ऐसे एसेट्स जो कि हम एक साल से कम उपयोग के लिए करते हैं उसे हम फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोलते हैं, उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, है ना, कैश, बैंक, जो भी हैं आपके ये करंट एसेट्स हैं, जो एकदम लिक्विड फॉर्म में या नेक्स्ट टू लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो अच्छा, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हो गया? लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलो या फिक्स्ड एसेट्स बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या होता है? ये आपका होता है बिल्डिंग। हाँ, जैसे ये हो गया आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना। और क्या हो सकता है? मशीन, है ना। तो ये सारी एसेट्स हैं जो कि हम एक साल से ज़्यादा प्रयोग के लिए खरीदते हैं, फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज़्यादा प्रयोग के लिए खरीदते हैं, और एक साल से ज़्यादा प्रयोग के लिए खरीदते हैं, और इसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदते हैं, इसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेचते। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया स्टॉक, कि हम स्टॉक को बेचने के लिए ही खरीदे हैं। लेकिन कोई भी फर्नीचर खरीदता है या कोई बिल्डिंग खरीदता है तो उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेचता। कहने का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेचता है, इसका मतलब ये हो गया कि हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, उससे हम सर्विस लेने के लिए खरीदे हैं, या उससे हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खरीदे हैं। द एसेट्स विच आर परचेज्ड with the intention to use more than 1 accounting year and its purpose is for service motive or for manufacturing purpose। मतलब कोई मशीन खरीदे हैं तो उससे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या हम डेस्क बेंच खरीदे हैं, हमने बोर्ड खरीदा है, हमने मान लो फर्नीचर खरीदा है या मशीन खरीदा है, उससे सर्विस देने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए थोड़ी खरीदते हैं। अच्छा, बेचते कब है उसको? जब उसका तो वो स्टॉक ही हो गया। जब उसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाए, जब मेरे लिए उसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाए, जब वो सड़ जाए, तब उसको बेचते हैं कबाड़ी वाले को किलो के भाव में। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेचते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब उसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाए, जब उसकी जो काम करने का जो उसका पावर है वो ख़त्म हो गया, तब जाकर उसको बेचते हैं। या फिर अगर कोई मजबूरी आ गई मेरे साथ तो उसको बेचते हैं, वरना उसको हम नॉर्मल कोर्स में नहीं बेचते, है ना। आइए
तो हम फिक्स्ड एसेट्स को एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। ये बात तो साफ क्लियर हो गई कि डेप्रिसिएशन जब भी लगेगा वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? डेप्रिसिएशन जब भी लगेगा फिक्स्ड एसेट्स के लिए ही लगेगा, करंट एसेट्स के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। सेकेंड बात, एक और डिस्क्लेमर समझो। एक डिस्क्लेमर है या नोट है, जो भी है लिखना। नेचुरल रिसोर्सेस पर, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। नेचुरल रिसोर्सेस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। सर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि देखो, नेचुरल रिसोर्सेस क्या हो गए? आपके लैंड हो गए, वाटर है, एयर है, एक्सेट्रा जो भी है, इस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता है, क्योंकि इट इज़ अ फ्री गिफ्ट बाय नेचर। आपका ज़मीन है, ज़मीन क्या है? एक फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा, है ना। लेकिन क्या हुआ, ज़मीन कम होने लगी, है ना, ज़मीन कम होने लगी। अब देखो ज़मीन कम कैसे होने लगी? देखो आप जानते हैं, आपके देश में ही हम बात करते हैं, मैक्सिमम पार्ट तो क्या है, सी से, ओशन से, रिवर से बसा हुआ है, वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, आधा पार्ट में क्या है, और पार्ट में क्या है, माउंटेन्स हैं, वहाँ भी लोग रह नहीं सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट बचता है, प्लेटूविज़म, प्लेनविज़म, जहाँ पे मकान बन सकता है, जहाँ पे घर बन सकता है। तो जब उतना सही पार्ट ही हम यूज़ ले सकते हैं, उतने सही पार्ट को हम यूज़ में ले सकते हैं, और पॉपुलेशन दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए क्या हुआ, इस लैंड जो है, इस जो ज़मीन है, इस ज़मीन का क्या है, इसका वैल्यू बढ़ने लगा। वरना ये क्या है, फ्री गिफ्ट बाय नेचर। आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहर में ऑक्सीजन जो है ना, एयर है, एयर में से जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस ऑक्सीजन का पैसा देता है। और वहाँ पे लोग जाते हैं, पार्लर खुला हुआ, जिस तरह से ब्यूटी पार्लर है, उसी तरह से ऑक्सीजन पार्लर है। वहाँ पे लोग जाते हैं, शाम में चेयर पे बैठ गए, ऑक्सीजन का वहाँ मास्क लगा दिया, एकदम रिलैक्स कर रहा है, एकदम बैठ करके हल्का 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 मसाज कर रहा है उसको। क्या है ये? जो व्यस्त जीवन है ना, और दिल्ली में पूरा एयर क्या है, टोटल एयर क्या है, वहाँ पे पॉल्यूटेड हो गया है। जो भी आप सांस लेते हैं क्या है, पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन पार्लर खुल गए कि आइए सप्ताह में 1 दिन या महीना में 2 दिन आइए, वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा प्योर ऑक्सीजन लीजिए। नहीं तो क्या है, जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्स कम होती जाएगी और उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, है ना, 2 बातें सामने आई। डेप्रिसिएशन जो है वो एक तो ओनली फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा। क्यों? क्योंकि यही एसेट्स 1 साल से ज़्यादा यूज़ के लिए खरीदते हैं। सेकेंड, इसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते नहीं हैं। ठीक है ना। सेकेंड बात क्या है, ये पहला बात हो गया। सेकेंड बात क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है ना। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज्ड।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपके मन में एक बात उठा कि सर आप डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगता है, ये बताए सर, लेकिन डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता क्या है? किस अजूबे चीज़ का नाम है डेप्रिसिएशन? नहीं है ना। तो देखो, डेप्रिसिएशन जो है एक टर्म यूज हुआ है जब किसी भी एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का यूटिलिटी में कमी आती है। यूटिलिटी में कमी आती है, उसके काम करने की क्षमता में कमी आती है। यूटिलिटी का मतलब होता है काम करने का क्षमता। उसके काम करने के क्षमता में जब कमी आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। क्या कहेंगे उसको? डेप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो जैसे क्या है, देखो इसका डेफिनेशन देखो, इट इज द डिमिनिशिंग इन द value of fixed assets by efflux of time, technology change, है ना, टेक्नोलॉजी चेंज एक्सेट्रा। देखो, हमने कहा डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्या है, समझो बात को। इट इज़ द डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इतना बात समझो। डेप्रिसिएशन क्या है? वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स को कम करता है। हम जैसे मान लेते हैं डेस्क एंड बेंच खरीदे, तो क्या है, देखो वहाँ पे टूट गया है, फट गया है, सब टेप टाप साट करके काम चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है कोविड के बाद बहुत स्थिति खराब हो गई, तो क्या है, किसी तरह से काम चल रहा है ना। यानी कि क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन क्या है? आप जब किसी एसेट्स को खरीदते हैं, मतलब यहाँ पे हम जब एसेट्स बोल रहे हैं तो फिक्स्ड से बात कर रहे हैं। तो जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीद रहे हैं, जैसे जैसे हम उसका काम करेंगे, उससे हम काम लेंगे, उसकी यूटिलिटी जो है पहले की तुलना में कम होती जाएगी, काम करने की क्षमता नहीं। तो क्या है? बाय यूज़। फिर क्या है? इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय के साथ। समय के साथ का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल एक काम करना, तुम एक जनरेटर खरीदना, जनरेटर मतलब डायनेमो, ठीक है, डायनेमो खरीदना, एक डायनेमो खरीदना, और इस डायनेमो को प्लास्टिक में एकदम कवर करके बढ़िया से एक रूम में रख देना। कहाँ रखोगे? रूम के अंदर रख देना। 1 साल के बाद निकालना, आफ्टर 1 ईयर। कब निकालोगी? आफ्टर 1 ईयर। तुम पाओगी कि जब तुम मार्केट में लेके जा रही हो इस डायनेमो को, तुमको हाफ दाम मिलेगा, हाफ ऑफ द कॉस्ट, और लेस देन दैट। आपने एक दिन भी यूज़ नहीं किया, आधा घंटा भी यूज़ नहीं किया उसको, फिर भी इसका रखे रखे क्या हो गया? वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गया। जैसे ही ये दुकानदार के गोडाउन से निकला, अब इसको सेकेंड हैंड करना चालू कर देंगे, भले ही आप इसको यूज़ ना किए हों, ये सेकेंड हैंड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए क्या हुआ? इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ भी क्या होता है, उसके वैल्यू में डिमिनिशिंग होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज। टेक्नोलॉजी के साथ, जो समय के साथ जो चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक समय था जब हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे और जो है चौक से लिखते थे। एक समय था जब पंखा जो है बड़े बड़े
उसका जो यू कैन से विंग था, विंग्स जो होता है, तीन विंग्स होता है, बड़ा बड़ा विंग्स होता था और वोल्टेज बहुत खिंचता था और धीरे धीरे चलता था। देखिए वो फ़ैन, अब उसका क्या हुआ, फैशन बदल गया और हाई स्पीड फ़ैन आ गया, वोल्टेज भी कम खींचता है, हवा भी रखता है। तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो गया, वो डिप्रिशिएट हो गया। नहीं तो क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएशन होता है। तो इस ढंग से आप क्या करते हैं, एसेट्स का जो डिप्रिशिएशन होता है, डिमिनिशिंग ऑफ वैल्यू होता है, इसी डिमिनिशिंग ऑफ वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिप्रिशिएशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखो क्या है, वैसे तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है, 16 मेथड करीब है, लेकिन वी हैव ओनली 2 मेथड्स इन आवर सिलेबस। 11th के सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है ना। और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी क्या है, 2 ही मेथड प्रिस्क्राइब्ड है। आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का क्या क्या मेथड है। तो पहला मेथड को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसी का और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, एक मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है ना। और इसी का एक और नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये 2 मेथड है, पहला है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिटर्न डाउन का एक और नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। बात समझ में आ गया? अब देखो क्या है, हम लोग पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या होता है बात समझते। मान लो कोई एसेट्स है, सपोज करो कोई एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, इसको आप मशीन कह लीजिए। ये मशीन है और इस मशीन को हमने ख़रीदा है 10 लाख रुपीज़ में। कितना के लिए ख़रीदा है? 10 लाख खरीदा। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और समझो, हम डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अच्छा सर ठीक है, मान लीजिए हम 10 लाख में ख़रीदे हैं मशीन को, मान लेते हैं कि हम 10 लाख में ख़रीदे हैं मशीन को। 10 लाख में ख़रीदने के बाद हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करेंगे? क्या कारण है इसके पीछे चार्ज करने का? देखो रीज़न क्या है चार्ज करने का। पहला रीज़न क्या है समझो बात, हम हर साल, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है, जो कॉमन उद्देश्य है कि हमने साल भर में कितना प्रॉफिट करना है, साल भर में कितना प्रॉफिट। हम उस मशीन का यूज़ किए, प्रोडक्शन हुआ, उस कपड़े को बाज़ार में बेचे, कैश आया, फिर से नया रॉ मटेरियल खरीदे, कॉटन खरीदे, उसके बाद फिर से मशीन चालू किए, फिर से काम किए, फिर से बेचे। ये काम हम प्रोसेस साल भर किए। ठीक, हमने उस मशीन को खरीदा था 10 लाख रुपए में,
ये मशीन मान लेते हैं, ये मशीन 10 साल तक चलेगा, फॉर 10 ईयर्स। क्या इसका कॉस्टिंग जो है 10 लाख रुपया का जो कॉस्टिंग है, क्या हम पहला साल इसको खर्च मान लेंगे? हर साल मान लेते हैं कि 10 साल तक ये कंटिन्यूस चलेगा ये मशीन, और हम 10 साल तक इस मशीन से कमाएंगे। उसके बाद भी चल सकता है, और नहीं चलेगा तो कम से कम इतना तो होगा कि हम इसको कवाई वाले को बेच देंगे। क्या? यस। तो 10 साल तक जो इसको हम यूज़ करेंगे और हम जो इससे पैसा कमाएंगे, तो क्या ये वाजिब चीज़ तुमको लगता है, जायज़ लगता है कि ये 10 लाख का खर्चा हम पहला साल ही ख़त्म कर दें? पहला साल ईयर नंबर 1 में ही 10 लाख रुपया लिख करके अपने खर्चे में लिख दें 10 लाख रुपया। इससे इनकम हम 10 साल तक कमाएंगे, तो खर्चा भी तो 10 साल में डिवाइड करेंगे। ये समझ में आया? अगर हम इस मशीन से 10 साल तक इनकम कमाएंगे, तो उस इनकम के अपोजिट इसका जो खर्च भी तो हम 10 साल दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। यस, पहला बात हो गया। सेकेंड कारण क्या है समझो। ये 10 लाख रुपया का मशीन, बात समझना अच्छा से, ये जो उनको बताए हम, ये जो बताए हम, है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है डुअल, एक कॉन्सेप्ट होता है पीरियड, एक होता है डुअल कॉन्सेप्ट होता है, वो बताएंगे तुमको। एक होता है पीरियड कॉन्सेप्ट, होता है पीरियड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि हर साल हम क्या करते हैं, इनकम के अपोजिट में उसका एक्सपेंस होगा, वो सिखाएंगे तुमको। एक कॉन्सेप्ट और है इसके पीछे। सर वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन 10 लाख रुपया खर्च किया आज के दिन में, 10 लाख रुपया खर्च किया आज के दिन में। 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा? ये मशीन टूट जाएगा, फिर से इसको 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। तो ये 10 लाख रुपया फिर से कहाँ से लेके आएगा? तुम बोलोगे सर बिजनेस से लेके आएगा, बिजनेस में कैश होगा। कैश थोड़ी होता है, बिजनेसमैन का कैश नहीं होता है। बिजनेसमैन के पास कैश होता ही नहीं है, ये याद रखना। कैश हमेशा होता है जॉब सीकर्स के पास, कैश हमेशा होता है जॉब करने वालों के साथ। वो लाएगा, सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा पैसा। बिजनेसमैन को के पास कैश होता ही नहीं है। जैसे कैश आएगा उस कैश को देखेगा, और जहाँ पे उसको समझ में आएगा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देगा। जहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देगा। बिजनेसमैन कभी भी पैसा नहीं रखता है। हाँ, इमरजेंसी खर्च के लिए 1,50,000 रखा, वो अलग केस है ना। 1,50,000 रखा, वो एक अलग केस है। लेकिन बिजनेस, ठीक है, तो कैश जो होता है वो जॉब सीकर्स के पास होता है, जो जॉब करते हैं उसके पास होता है। बिजनेसमैन के पास कभी भी कैश तो नहीं दिखोगी। तो कैश नहीं दिखोगे कि मतलब क्या हो गया? उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा कैश नहीं होगा, है ना। 1,50,000 रुपया होता है, वो इमरजेंसी केस के लिए होता है। कुछ मान लो कुछ खरीदना है या कुछ कोई भी काम पड़ गया, उसके लिए रखता है ना। बाकी वो जो कैश जो भी होता है वो इन्वेस्ट कर लेता है ना। अगर जिसको कैश रखने का शौक़ है जिस बिजनेसमैन को, तो उसको बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए। उसको बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए, मतलब उसका माइंड बिजनेस लायक नहीं है। बिज़नेस कर रहा है वो रोटी रोजगार के लिए, लेकिन बिज़नेस करने का उसको माइंड नहीं है, क्योंकि वो कैश चाहता है कि हम अपने अलमारी में रखें, बैंक में रखें। बात समझ में आया? चलिए, तो आइए बात समझते हैं कि बिजनेसमैन जो है, ये 10 लाख रुपया, मान लो ये रामू नाम का जो व्यक्ति है,
ये रामू नाम का जो व्यक्ति है, ये 10 लाख रुपया खर्च किया था एक मशीन खरीदने में, और 10 साल के बाद ये मशीन टूट के ख़त्म हो गया, और इसका जो पैसा है सारा इन्वेस्टेड है, फैक्ट्री में है, रॉ मटेरियल्स में है, बाकी मशीन्स में है, फर्नीचर्स में है ना। तो ये कहाँ से पैसा लेके आएगा उस समय? वो मशीन से। तब फिर यही होगा कि उसको जो है 10 लाख रुपये निकालने के लिए अपना फैक्ट्री बेचना पड़ेगा, ये ना करना होगा। फिर क्या करना होगा? वो इनकम जो आया उससे हाँ, तो हर साल क्या करेगा वो, कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से निकालेगा। क्या करेगा? कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से निकालेगा और उसको जमा करेगा 10 साल तक। ये अटेंडम टूट गया, 10 लाख कहाँ से लेके आएगा? इसीलिए क्या करेगा, एक गुल्लक बनाएगा। क्या बनाएगा? एक गुल्लक बनाएगा, और उसमें हर साल पैसा डालता जाएगा 10 साल तक, है ना। और इस गुल्लक का नाम रख देगा डेप्रिसिएशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। पर्पस 2 है। एक पर्पस मैंने बताया कि आप जो है, जो इनकम हो रहा है वो इनकम आप जो है, तो जो इनकम हो रहा है उसके हम अपोजिट में क्या करते हैं, उसका खर्चा लिखते हैं। पहला पर्पस है। सेकंड पर्पस क्या है कि हम आज से 10 साल के बाद ये मशीन टूट जाएगा, कहाँ से पैसा लाएंगे, लेके आएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, आज से ही उस पैसे को जमा करते हैं। दैट इज नॉन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या करते हैं उसको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इस कॉन्सेप्ट में क्या काम आया? इस कॉन्सेप्ट में आया कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हुआ, हम कंजर्व होकर सोच रहे हैं कि 10 साल के बाद कहाँ से पैसा आएगा, इसलिए हम आज से ही कुछ पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब सीखते हैं। मेथड था पहला, क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, या फिर बोलो, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, ये क्या होता है? इसमें क्या फॉर्मूला है, लिखो, है ना। डेप्रिसिएशन या वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं और वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूज या ईयर्स ऑफ लाइफ। मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ और यूज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख का मशीन खरीदा, 10 लाख का मशीन खरीदा, ये मेरा परचेज वैल्यू है या वैल्यू ऑफ मशीन है, और एक्सपेक्टेड लाइफ जो है मशीन जो है 10 ईयर्स तक चलेगा। और अगर मान लीजिए 10 ईयर्स और जो है इसका जो है स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये हो गया कि स्क्रैप को ही हम एक और नाम से जानते हैं, साल्वेज वैल्यू। क्या नाम से जानते हैं? साल्वेज वैल्यू। इसका मान लेते 10,000 है। मतलब जब ये मशीन का यूटिलिटी पूरा ख़त्म हो गया 10 साल के बाद, तो कबाड़ी वाला हमको 10,000 रुपया दे के इसको खरीद लेगा। यही हुआ स्क्रैप वैल्यू, या इसको कैसे बोलते हैं, स्क्रैप आइटम है ये, स्क्रैप आइटम नहीं बोलते हैं। तो स्क्रैप का मतलब हो गया कि ये ख़राब हो गया, इसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई, इसका जो काम करने का क्षमता था वो ख़त्म हो गया, अब इसको हम जो बेच रहे हैं ये किलो के भाव से हम बेच रहे हैं, है ना। या फिर ऐसा कुछ कोई फैक्ट्री वाला है जो कि इसमें 10-5 हज़ार रुपया और खर्च करके इसको बढ़िया बना देगा
और इसको फिर से अपना यूज करेगा, 5 साल यूज हो जाएगा इसका क्या। तो इस ढंग से काम करेंगे तो इसका कैसे निकलेगा। देखो वैल्यू ऑफ मशीन है 10 लाख माइनस 10,000 बाय 10 ईयर्स, तो 90,000 बाई 10 इज इक्वल टू 9,000। ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन का वैल्यू। ये क्या आ गया, डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ गया 9,000। अब आपका क्वेश्चन एक मन में आया था सर कि मान लीजिए हम एक्सपेक्ट किए थे 10 ईयर्स ये 5 years का। और वो टूट गया 5 साल के बाद ही, तो क्या करेंगे सर। टूट के ख़त्म हो गया, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होता है फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन को जो है फिर हमको रिवैल्यू कर देंगे उसको। मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा भी होता है कि हम 10 साल एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन देखिए क्या कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, 3 साल उसको यूज़ किए, 3 साल के बाद हमको लगा कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, अभी भी ये 10 साल और चल जाएगा। तब इसका कितना साल हो गया, 13 साल हो गया है ना। तो 3 साल के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करके फिर से 10 साल का डिप्रेशन लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मशीन है 10 लाख रुपया का मशीन है और हमको और इसका जो है 9,000 रुपया पर साल इसका डिप्रेशन लग रहा है, ठीक है। तो पर ईयर इसका डिप्रेशन 9,000 लग रहा था, तो पहला ईयर 9,000 लगा, सेकेंड ईयर भी 9,000 लगा और थर्ड ईयर भी 9,000 लगा, ठीक है। 10 लाख का मशीन था, 9 3 जा 27,000 रुपीज़ इससे डिप्रिशिएट हो गया। यानी कि थर्ड ईयर के लास्ट में है ना, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 67,000 77,000 है ना। बस समझ में आया। इसका थर्ड ईयर के लास्ट में इसका वैल्यू कितना हो गया, 77,000। अब हमको लगता है कि अभी भी ये 10 साल और चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से 10 से भाग दे देंगे। अब जो इसका डेप्रिशिएट हम इसको करेंगे, अब जो नेक्स्ट ईयर से हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे वो हम 7700 से करेंगे। मतलब 4th ईयर से जो हम इसको डिप्रिशिएट चालू करना वो 7700 से करेंगे, है ना। तो इस ढंग से काम होता है। अब मान लो तो वहाँ कहना था सर 10 साल हम एक्सपेक्ट किए थे, है ना। सपोज़ कि हम जो है 10 ईयर्स एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन 5 ईयर्स आते आते ये मशीन जो है डिस्ट्रॉय हो गया, मशीन डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। 10 साल एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन 5 साल आते आते ये मशीन डिस्ट्रॉयड हो गया। तो क्या करेंगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मान लेते हैं 5 साल में इसका डिप्रेशन कितना लगा होगा, 9,000 इंटू 5, 9 5 या 45,000 इसका लगा होगा डिप्रेशन। यानी कि आज इसका वैल्यू जो है 10 लाख माइनस 45,000, इस मशीन का वैल्यू, द मशीन ऑफ दिस वैल्यू कम्स टू हाउ मच, 9,55,000। After 5 years, the value of machine comes to 9,55,000. 9,55,000, and this you just imagine that सपोज कीजिए कि ये मशीन अब नहीं रहा हमारे पास, तब तो 5वां साल क्या हो जाएगा, सबका सब मशीन खराब हो गया, लॉस हो गया हमारा। 9,55,000 रुपया हम दिखा देंगे, 9,55,000 रुपया 5वां साल लॉस दिखा देंगे, मशीन का खत्म हो गया। बात समझ में आया नहीं आया। तो इस ढंग से हम काम करते हैं। नाउ यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर बुक। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है।
you have in your question that illustration number 1 कि you have purchased a machine worth rupees 5 lakh on which you have CGST and SGST, CGST and SGST 6% each. It means that 5 6 are 30,000 GST will be here and 30,000 GST shall be here. Now your total value of machine shall be 5,60,000. But the depreciation will always charge on 5 lakh, not on 560, because on tax we are not charging depreciation. टैक्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते. क्यों नहीं करते सर? क्योंकि ये जो टैक्स लगा है CGST या SGST जो आपको लगा है ये टैक्स आपका क्या होता है, ये कवरेबल है. मतलब दिस टैक्स इज़ नॉन एज, इस टैक्स को हम कहते हैं, एक टैक्स का भी हम बना देते हैं, एक टैक्स को लेके भी हम बना देते हैं. क्या होता है ना, टैक्स क्या होता है समझ लो बात को ठीक से. देखो टैक्सेशन या टैक्सेशन को ही हम टैक्स कहते हैं. टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है ना. टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, इट इज़ नॉट ऑप्शनल. ये कंपल्सरी है जो कि स्टैट्यूट मतलब सरकार, गवर्नमेंट, अथॉरिटी लगाती है. क्यों लगाती है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड. मतलब आपके देश के डेवलपमेंट के लिए, आपके सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए टैक्स लगाना ज़रूरी है ना. रोड्स कैसे बनेंगे, है ना, ब्रिजेस कैसे बनेगा, स्कूल्स कैसे बनेंगे, हॉस्पिटल्स कैसे बनेंगे, तो इसलिए टैक्स लगाना ज़रूरी है. तो सरकार क्या करती है, 2 प्रकार का टैक्स वसूलती है हमसे. एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. अब देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया. डायरेक्ट टैक्स जैसे हो गया इनकम टैक्स. डायरेक्ट टैक्स कैसे और क्या हो गया, म्युनिसिपैलिटी टैक्स. ये सब जो टैक्सेस हैं ये होता है डायरेक्ट टैक्स. जैसे मेरे इनकम पे हम टैक्स भरेंगे, या इस घर के इनकम पे इस घर का टैक्स वसूलती है म्युनिसिपैलिटी. तो ये जो टैक्सेस होते हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना. जो एलिजिबल हैं इस टैक्स को देने के लिए वही भरते हैं इसको. मतलब मेरी इनकम, जैसे सरकार ने एक मिनिमम इनकम बनाया है कि अगर मेरा इनकम 5 लाख या उससे ऊपर है, 5 लाख या उससे ऊपर है, तो आई विल बी एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. 5 लाख से नीचे रहेगा तो नहीं है साल में, है ना. तो यानी कि क्या हुआ, जो लोग 5 लाख से ऊपर कमाएंगे वही टैक्स भरेंगे, वरना नहीं भरेंगे, है ना. उसी प्रकार से लेकिन देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ऑल द सिटीजन या ऑल द सिटीजन और रेसिडेंट्स हैव टू पे द टैक्स. टैक्स पे करना होगा इसको. सर कैसे? आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कॉफ़ी खरीदते हैं, बिस्किट्स खरीदते हैं, है ना, क्लोथ्स खरीदते हैं, है ना, ग्रॉसरी आइटम्स खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं वो इंक्लूडिंग टैक्स होता है, इंक्लूडिंग टैक्स होता है. अब आप बोलिएगा सर हमसे तो टैक्स नहीं मांगता है सामने वाले. आप जैसे बोलिएगा सर हम गए और पेन खरीदे तो पेन पे तो टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, हमको पेन दिया 10 रुपया ले लिया हमसे. देखो क्या होता है ना कि हर एक चीज़ में टैक्स भरता है. ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है
ये हर इंसान भरता है। दिस टैक्स इज, है ना, लेविड ऑन एवरी सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लगता है। कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता है, जैसे क्या है, पानी पे टैक्स नहीं है, जैसे नमक पे टैक्स नहीं है। कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें टैक्स नहीं है, वो अलग चीज़ है ना, लेकिन ऑलमोस्ट हर चीज़ में टैक्स लगा हुआ है। अब आप बोलिएगा सर टैक्स कैसे होता है? देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये एक लैपटॉप ख़रीदा और इसका कॉस्ट मान लेते 50,000 रुपया आया। कितना आया? 50,000 रुपया का लैपटॉप है ये। इस लैपटॉप पे ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स। अब मान लो हम जो है 50,000 का लैपटॉप खरीदे, एक इमेजनरी फिगर ले रहे हैं, कोई हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके नहीं ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये जो लैपटॉप है ये 40,000 का इसका कॉस्ट था, प्लस 10,000 रुपया GST है। ठीक है, ऐसा है ये। तो ये कॉस्ट 40,000 का है और GST है 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 का GST है और 40,000 का कॉस्ट है। कॉस्ट 40,000 का है, GST 10,000 का है। अब मान लो हमको ये कॉस्ट पड़ा 50,000 रुपया। तो हम जब भी कोई सामान बेचेंगे अपने फर्म से, कुछ भी बेचेंगे मतलब इन द सेंस अगर हम सर्विस भी दे रहे हैं, अगर हम टीचिंग भी कराते हैं, तो सरकार कहती है कि आपको जो है सर्विस टैक्स, यानी सर्विस टैक्स अब ख़त्म हो गया है, तो यानी कि यू हैव टू चार्ज GST फ्रॉम योर कस्टमर्स। मतलब अपने स्टूडेंट से आपको GST चार्ज करना है। ठीक है, तो हम जो GST हम जो लेंगे अपने स्टूडेंट से, जो GST लेते हैं, तो जो GST है ये इसको कहेंगे हम आउटपुट GST। क्या कहेंगे? आउटपुट GST कहेंगे। आउटपुट GST का मतलब क्या होता है? आउटपुट GST का मतलब ये हो गया कि जो हमने सेल किया, उस पर जो हमको सामने वाला टैक्स दिया, उसको कहेंगे आउटपुट GST। और जो हमने परचेज़ किया था उसको हम कहेंगे इनपुट GST। इनपुट GST का मतलब यह हो गया कि सामने वाला जो है उससे हमने परचेज़ किया, तो उसको हम GST दे के आए, है ना, उसको हम GST दे के आए और तुमको हम सामान बेचे तो तुमसे हम GST लिए, तो क्या हो गया? आउटपुट GST और इनपुट GST ये होता है। ये हो गया आउटपुट GST, ये हो गया इनपुट GST। आउटपुट GST में हम इनपुट GST को लेस कर देंगे, तो ये जो है नेट GST आ जाता है, पेबल। नेट GST पेबल आ जाता है। मतलब हमको जो है, मान लेते हैं कि सामने वाला हमको 100 रुपया का GST दिया और हम परचेज़ करने के वक्त 90 रुपया का GST लिए थे, यानी कि 10 रुपया का GST क्या हो गया? नेट GST पेबल हो गया। उसी प्रकार से जब आपको मैंने कहा कि ये जो आप बिस्किट खरीदते हैं या मसाला खरीदते हैं, तो आप बोलेंगे सर हमसे तो वो GST लिया नहीं। देखो बताते हैं, अगर वो GST नहीं ले रहा है, इट मीन्स क्या है कि वो उस पैसे को उसी बिस्किट में ऐड कर दे रहा है। मान लेते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मान लो एक पल के लिए कि हम इस 50,000 में जो ये लैपटॉप ख़रीदे हैं, तो 40,000 इसका कॉस्ट है और 10,000 रुपया GST है ना। तो अगर हम ये बोल के बेचेंगे कि हम 45,000 का लैपटॉप बेच रहे हैं, प्लस हम इसमें 12,000 रुपये टैक्स वसूल रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो 45,000 रुपीज़ में हम लैपटॉप बेचे और 12,000 में का हम GST चार्ज किए। कुल मिला के हमको जो सामने से आएगा वो 57,000 आएगा ना। यानी कि सरकार जो कहेगी हमको, सरकार ये कहेगी कि आप जो है वो 10,000 GST दे के आए थे, 12,000 का GST लेके आए, यानी कि 2,000 का जो डिफरेंस है हमको आप पेड कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। सामने वाले को हम क्या बोल रहे हैं? भैया आपको हम 45 में ही बेच रहे हैं, आपको हम क्या बेच रहे हैं?
45 में ही बेच रहे हैं, क्यों? उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा 50,000 का सामान को हम सीधा तुमको बोले कि 57 पड़ेगा भैया, ऑल टैक्स इंक्लूडेड, ऑल टैक्स इंक्लूडेड। तुमको हम बाइफर्केशन नहीं दिखाए, सीधा हम बोल दिए कि 57,000 का टैक्स लगा, कॉस्ट है। सरकार को हम दिखा दिए कि देखिए 50,000 में हम लिए थे, 57 बेचे, 7,000 का प्रॉफिट हुआ हमको, 7,000 का प्रॉफिट में हमसे आप जो है 2,000 रुपया टैक्स ले लीजिए, कहानी खत्म। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम बाइफर्केशन तुमको नहीं दिखाए, सीधा 57,000 में बेच के खत्म किए कहानी। यहाँ हम क्या किए, बाइफर्केशन दिखा दी कि 45,000 रुपीज़ का लैपटॉप है प्लस 12,000 रुपया का ये है। तो जब भी तुम कुछ खरीदती हो, मसाला या कुछ खरीदती हो और तुम बोलती हो कि उसमें से जीएसटी नहीं हमसे मांगा, इट मीन्स कि क्या है, वो इंक्लूडिंग जीएसटी है ना। वो अपना उसको जो जीएसटी लग गया उसको वो उसी में इंक्लूड कर दिया और तुमको वो सामान बेच दिया, है ना। मतलब वो जो सामान था वो इंक्लूडिंग जीएसटी था। ठीक है, बात समझ में आ गया? इतना बात क्लियर है? ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 5 लाख का आपका एसेट्स है ना, और आपको बोला गया कि ही पेड 20,000 फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड कैरेज एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द मशीन टू फैक्ट्री। 20,000 रुपया का लोडिंग अनलोडिंग लगा, मतलब कि इसका कॉस्टिंग में ही बढ़ा देगा, है ना। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आपने जो कोई चीज़ खरीदा वो यूज आने तक का जो भी खर्च होगा वो उसी का खर्च होगा। मतलब 5,000 में हमने कोई मशीन खरीदा और 20,000 रुपया लोडिंग अनलोडिंग में खर्चा हुआ, प्लस आने के बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मान लो 5,000 लगेगा, तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है ना। ही फर्दर इनकर्ड 25,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। देखो बोला ना, 25,000 जो है वो इंस्टॉलेशन चार्ज पे होगा। डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट डिड मेहताब पे टू वेंडर फॉर मशीन। तो देखो क्या हुआ कि 30,000 60,000 था ना, 60,000 जीएसटी था ना, कितना था? 30। हाँ, तो यानी कि ये पूछ रहा है तुमसे कि मेहताब कितना पेड करेगा। तो देखो हाउ मच अमाउंट डिड मेहताब पे टू वेंडर फॉर मशीन, कितना पे करेगा, तीनों सबको ऐड कर दो तो कितना पेड कर देगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में कितना डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट में कितना डेबिट होगा ये तुमसे पूछा है। तो मशीनरी अकाउंट में आपका टैक्स को छोड़ के ये सब इंक्लूड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है आपका टैक्स जो है वो खर्चा में दिखा जाएगा। इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी करके एक्सपेंसेस में शो करेगा। बाकी जो ये एक्सपेंस लगा है ये आपका मशीन कॉस्ट है। पास जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांजैक्शन। इसका जर्नल एंट्री आपको देना है